राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बेशर्म के साथ तो बेशर्म ही बनना पड़ता है। सुनो, मम्मी का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि वो और मानो कल यहाँ पर आ रहे हैं। अरविंद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा, क्यों? क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। साक्षी ने चपाती का कैसरोल टेबल पर पटकते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बातें कर रही हो, वो भी इतनी रात को। रात के 10 बज चुके हैं, अरविंद ने कहा। इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई है, ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं। सब समझती हूँ मैं। अरे साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अरविंद ने समझाते हुए बोला, तुम्हें जो भी सोचना है तुम सोचो। मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है, साक्षी गुस्से में बोली। साक्षी, सोच समझ कर बोलो। अरविंद भी थोड़ा सा गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुँह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अभी अपने भाई को फ़ोन लगा रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। साक्षी गुस्से में बड़बड़ाती हुई गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। इधर अरविंद का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। भाई से बात कर लेने के बाद साक्षी अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी यहाँ पहुँच गया। आते ही उसने अरविंद से पूछा, क्या हुआ है जीजा जी? दीदी ने अचानक से इतनी रात को क्यों बुला लिया है? तेरे जीजा जी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक से साक्षी को सामान के साथ देखकर उसका भाई सचिन भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वो 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और साक्षी से बहुत छोटा भी था। साक्षी तो उसे डांट डपट कर लताड़ कर एक तरफ बैठा देती थी और मम्मी भी फिर साक्षी का ही पक्ष लेती थी। इसलिए वो ज्यादा कुछ भी नहीं कहता था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहाँ से। आखिर साक्षी की डांट को सुनकर सचिन अपना सा मुंह लेकर साथ के साथ बाहर के लिए रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चल दी और बाहर जाकर सचिन की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर अरविंद अंदर आकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए अब वो साक्षी को? साक्षी और अरविंद की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते थे। इतने से दिनों में उसने अरविंद और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। अरविंद के घर में उसकी मम्मी माया जी और छोटे भाई मानव के अलावा कोई भी नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब अरविंद की सरकारी नौकरी लगी तो अरविंद ने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया था, यह कहकर कि मम्मी अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत कर लिया, अब मानो कि आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को तो होती ही है। कितने अरमानों से माया जी ने अपने बेटे अरविंद की शादी साक्षी से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन साक्षी ने तो सिर्फ अरविंद से शादी की थी, उसके परिवार से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो उसकी मम्मी और उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि साक्षी की मम्मी भी उसके गलत में उसका ही साथ देती थी। आखिर सिर्फ सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने उसकी शादी करवाई थी।
शादी के कुछ दिनों के बाद ही साक्षी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वो लड़ती रहती थी, जरा-जरा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती कि आस-पड़ोस में भी लोगों को सुनाई दे जाता। आखिर घर में शांति रहे और बेटे-बहू ठीक से रहें, इसके लिए अरविंद की मम्मी ने उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए कह दिया। आखिर वो लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई-झगड़े भी नहीं होंगे और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफ़र के कारण बेटे-बहू दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं। आखिर अरविंद ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ना हो सका, तो उसी शहर में ट्रांसफ़र ले लिया और साक्षी के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब साक्षी ना तो खुद वहाँ उनसे मिलने के लिए जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर पर आने देती थी। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ़ एक बार यहाँ पर आए थे, ये सोचकर कि कम से कम 1 सप्ताह तो रुक कर आएँगे, पर साक्षी के रवैये को देखकर वो लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ़ बेटे-बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी साक्षी को समस्या थी। आखिर अपने भाई सचिन को बुलाकर वो रवाना हो ही गई। खैर, अरविंद ने अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो उस समय खुद ही घर पर ताला लगाकर उनके पास पहुँच गया। उसे अचानक से इतनी रात को वहाँ देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या हुई होगी। एक बार तो उनकी आँखों में भी आँसू छलछला गए, पर वो अपने आँसू छुपाकर उसे घर में ले आई। वह जानती थी कि साक्षी ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए खाना बनाकर उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद अरविंद चुपचाप से सो गया, उसने कुछ भी कहा ही नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ में ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा, "बेटा कल से तुझे ऑफ़िस भी जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है।" साक्षी भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही। उसे पता था कि आप सिर्फ़ शाम तक रुकने वाले हो। अरविंद ने कहा, "क्या कर सकते हो बेटा, आजकल हर किसी को अपने-अपने रिश्ते ही पसंद हैं। सिर्फ़ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसलिए ज़्यादा किसी से कोई भी उम्मीद मत करो।" मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अरविंद भी मुस्कुरा कर रवाना हो गया। घर पहुँचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, साक्षी घर पर आ चुकी थी, पर अरविंद चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो गया। साक्षी ने भी उससे कोई भी बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया, तो साक्षी ने अरविंद से कहा, "आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज आज दीदी जीजा जी आ रहे हैं, साथ में मम्मी-पापा और सचिन भी। आज वो लोग हमारे साथ में ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज उन्हीं के साथ में लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूम आएँगे।" उनकी बातों को सुनकर अरविंद ने कुछ भी नहीं कहा, पर साक्षी इतना खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाज़ी में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर थोड़ी देर के बाद वो लोग आ गए, पर दरवाज़ा खुला हुआ ही था। अचानक से उनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आई और सबसे हँसकर गले मिली। "अरे दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ।" पापा ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा। "बस पापा, अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम गए होंगे। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ।" साक्षी ने अंदर जाकर देखा, तो अरविंद कहीं भी नहीं था। वो बाहर निकल कर आई, तो सब लोगों ने फिर से पूछा, "क्या हुआ? अरविंद जी कहाँ हैं?" "पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए।" साक्षी हैरान होते हुए बोली, "अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी तुम्हारे हाथों में है, फ़ोन लगाकर पूछ ले कि अरविंद कहाँ चले गए हैं अचानक से।" उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात मानकर साक्षी ने फ़ोन लगाया, लेकिन अरविंद ने फ़ोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फ़ोन लगाने पर अरविंद ने फ़ोन उठाया। "अरे कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन लगा रही हूँ तुम्हें, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर तुम कहाँ चले गए? अरे मेरा क्या काम है वहाँ पर? तुम्हारे मायके वाले हैं, तो तुम देखो।" इतना कहकर अरविंद ने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, "क्या हुआ? अरविंद जी कितनी देर में आ रहे हैं?" "मम्मी,
उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि तुम्हारे मायके वाले हैं तो तुम देखो। अरे भला ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है? रिश्ते इस तरह से निभते हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा, हाय राम, अरविंद जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे। अरे हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या? दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह से जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर रात को अरविंद घर पर आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही साक्षी ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? अरविंद जी, हमें आपसे ये तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे। दीदी ने भी कहा, यही सब कुछ सिखाया है आपकी मम्मी ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए। साक्षी की मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है। ये मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरे मम्मी और भाई आते हैं ना, तो आपकी बेटी भी तो यही काम करती है, मायके के लिए रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, वो भी रात को अचानक से। सचिन ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। सुनकर सब लोग सकते में आ गए, पर अरविंद ने बोलना जारी रखा। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं भी यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं ले रखा है। रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो ही मैं निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है अब ये हमेशा ही होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से रवाना हो जाऊंगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूंगा। अरविंद ने साफ साफ कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? साक्षी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, मैं भी क्या करूं? बेशर्म के साथ बेशर्म ही बनना पड़ता है, क्योंकि शायद उसे यही भाषा समझ में आती है। अरविंद ने बेफिक्री के साथ कहा और वह अपने कमरे में चला गया। यह सब कुछ सुनकर किसी से कुछ भी कहते नहीं बना। आखिर सभी जानते थे कि अरविंद सच ही तो बोल रहा है, इसलिए अब बोले भी तो क्या। तो सब अपना सामूह उठाकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती को देखकर साक्षी ने काफी दिन तक अरविंद से कोई भी बात नहीं की, पर अरविंद ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर कब तक वह अपने स्वाभिमान को मारता रहेगा? लेकिन जब अगले 2-3 बार भी अरविंद ने वही सब कुछ किया, तो अपने आप ही साक्षी को समझ में आ गया था कि या तो रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, वरना अरविंद तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। आखिर जैसे उसके ससुराल वालों से सब लोग पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आती है, अब उसके मायके वालों से भी लोग पूछने लगे हैं कि दामाद क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।